ओके, सो लास्ट टाइम जस्ट अ क्विक रिकैप, हमने कल जो काम किया था अनफॉर्चुनेटली हमारी वो फाइल्स डिलीट हो गई, लेकिन वो इतना कोई खास मेजर काम था नहीं, हम जल्दी से दूसरी बना लेते हैं। index.html और फिर एसेट्स, और एसेट्स के अंदर मजीद 3 फोल्डर, एक JS और JS के बाद एक CSS और इसके बाद एक अगेन img, राइट। सो हमने CSS के अंदर आके एक फाइल बनानी है style.css और इंडेक्स में आके बेसिक बॉयलर प्लेट कोड लाना है और इसके हेड में जाके what we have to do is to add the link to the CSS file that we have just created. So now कल मैंने आपको कहा था कि हम बेसिकली फॉर्म्स पे काम कर रहे हैं और फॉर्म के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जस्ट अ क्विक रिकैप जो आपने बोला, और उस रिकैप के लिए मुझे सबसे पहली बात कि आप फॉर्म एलिमेंट्स यूज क्यों होते हैं? यूजर से इनपुट लेने के लिए, बिकॉज मैंने आपको कहा था कि जितने एलिमेंट्स हमने इससे पहले पढ़े हैं ना, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, लिस्ट, अनलिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ये सारे प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स हैं। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन या कंटेंट या स्टफ को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर यूजर से इनपुट लेना हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? फॉर्म का टैग इस्तेमाल होता है। और इसके यूज केसेस, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स जितने भी वेबसाइट्स पे आप देखते हैं वो इनपुट एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं। जितने भी साइन इन लॉगिन पेजेस देखते हैं वो सारे के सारे इनपुट एलिमेंट्स पे होते हैं। अब जब यूजर से इनपुट लेना है तो बहुत सारे ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं, आप सवाल कर सकते हैं जी कि एक टेक्स्ट बॉक्स काफी नहीं था। तो नॉर्मली जब आप बीइंग वेब डेवलपर सोचते हैं तो आपने लेमेन को मद्देनजर रखना होता है। लेमेन का मतलब आप यूं समझें कि आपकी एप्लीकेशन किसी ऐसे बंदे ने यूज करनी है जिसको कुछ पता नहीं, ठीक। अब आप, कल हमने देखा था कि एक इनपुट टाइप डेट है, पहले बनाते हैं फिर जरा मैं उसको साथ साथ दिखाता हूँ। तो मैं फॉर्म एलिमेंट्स, ये साथ में एक एक्शन का एट्रीब्यूट देता है। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज ये बैकएंड के लिए काम आता है, तो फिलहाल हमें फ्रंट एंड में उसकी जरूरत नहीं है, जो एक्शन इक्वल्स टू ब्लैंक, तो मैं इसलिए उसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप मुझसे ये पूछ सकते थे या कह सकते थे कि एक इनपुट टाइप टेक्स्ट अगर हम कर दें तो हर किस्म का इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसी में टाइम भी दिया जा सकता है, इसी में डेट भी दी जा सकती है, इसी में ईमेल भी दी जा सकता है, इसी में पासवर्ड हिडन कैरेक्टर्स जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन इसी तरह के, तो फिर ये इतने डिफरेंट टाइप के इनपुट्स क्यों? डेट टाइप का अलग है, टाइम का अलग है, ईमेल का अलग है, वगैरह वगैरह वगैरह, कलर का अलग है। तो इसका जवाब सिंपली ये है कि यूजर बिल्कुल लेमेन हो सकता है। यूजर को कुछ नहीं पता कि किस फील्ड में किस फॉर्मेट का टेक्स्ट एंटर करना है, और तो वो कुछ भी ऑल फुल डाल के सबमिट कर सकता है। तो हमारे सर्वर पे, हमारे डेटाबेस में ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है जो अनवांटेड, जो हमें चाहिए ही नहीं। तो हम इसलिए यूजर को इनपुट देते वक्त रिस्ट्रिक्ट करते हैं, पाबंद करते हैं यार, कि जो इन्फॉर्मेशन वेब पेज को चाहिए सिर्फ वही एंटर करें, ठीक। तो इसलिए ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि इस एक इनपुट बॉक्स वेब पेज पे है और उसमें आप टाइम एंटर करें, तो किसके पास इतना मेरा टाइम है कि वो टाइम का प्रॉपर फॉर्मेट देखता रहेगा, 2:06 और 5 सेकंड और फला दिन और फला दिन। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं टू दिस 6 PM, इट्स ओके। लेकिन व्हाट इफ मैंने ये कर दिया, कोई दूसरा बंदा आया उसने टाइम किसी और फॉर्मेट में एंटर कर दिया, कोई तीसरा बंदा आया उसने टाइम किसी और फॉर्मेट में एंटर कर दिया, तो यूं तो एक खिचड़ी सी बन जाएगी। तो इसलिए ये डिफरेंट इनपुट की टाइप्स हैं कि अगर आप लेट सपोज यूजर को ये कह दें कि डेट, तो अब स्ट्रेट अवे आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो और कुछ कर ही नहीं सकता, वो पाबंद हो गया कि वो इसी में से सेलेक्ट करेगा। और कैलेंडर में ऑब्वियसली सारी किस्म की डेट्स एंड टाइम जो है वो सेलेक्ट होते हैं अगर आप टुडे करना चाहते हैं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ इनपुट टाइप्स की डेट्स हैं। तो कल हमने ये देख ली थी सारी की सारी इनपुट टाइप्स, और अगर नहीं देखी तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से उठाता हूँ ये सारी की सारी और फॉर्म के टैग के अंदर रख देता हूँ, और ऑल इन वन आपको पता लग जाएगा जी क्या है क्या नहीं है। ये आपका रिवीजन है, ये रिकैप है। अब ये सारी ऊपर नीचे शो हो रही है, मतलब एक आमने सामने शो हो रही है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सारे इनपुट्स को पकड़ के इनपुट टैग को टारगेट करें और इन सारों को क्या कर दें, फिलहाल डिस्प्ले लॉक कर दें। तो आप ये देखें कि ये टॉप पे बटन, ये चेक बॉक्स, ये कलर, इनपुट टाइप कलर, ये डेट टाइम, ये सिर्फ डेट और ये डेट टाइम दोनों, यानी एक ही बॉक्स में डेट भी और टाइम भी। अगर आप डेट 8 सेलेक्ट करें और टाइम 5:24 सेलेक्ट करें और AM सेलेक्ट करें तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, which was not easy in that case। ये टेक्स्ट बॉक्स, ये इनफैक्ट अगेन इमेज की फाइल, और ये क्या है पता नहीं, सबमिट देख लेते हैं इसको। ये अगेन आपका सिर्फ अपना मंथ
आपको सेलेक्ट करना हो, ठीक है। इसके लिए क्या था, इनपुट टाइप डे टाइम लोकल, ठीक है। सॉरी, इसके लिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं मंथ, और इसके लिए नंबर। नंबर के लिए बेहतरीन चीज ये है कि आपको ये सिर्फ मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, टेक्स्ट का अलाउ ही नहीं कर रहा, ये सिर्फ क्या अलाउ करेगा, नंबर अलाउ करेगा, ठीक है। और ये नंबर प्लस और माइनस दे सकते हैं। और इसमें भी अगर आप लेट सपोज आप इनपुट्स में भी वेरिएशन है, हम आगे देखते हैं, फिर मैं मजीद वापस आता हूँ। ये पासवर्ड है, ये रेडियो बटन है, ये रेंज है, आपको प्राइस रेंज या मुख्तलिफ चीजें करनी होती हैं। ये रीसेट है, आपने जितने भी फॉर्म को फिल किया होगा ना, एक बटन बना लें जिसको टाइप रीसेट दे दे, वो तमाम, ये देखें जितने भी फॉर्म में वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ, ये तमाम की तमाम वैल्यूज को क्या कर देगा, रीसेट के बटन पे सारे फॉर्म की वैल्यूज को रीसेट कर देगा, एंड दैट इज इनपुट टाइप रीसेट, सिंपल दिस वन, ठीक। सर्च का मैंने बोल दिया, सबमिट का बोल दिया, फिर टेल यानी फोन नंबर के लिए कौन सा था, ये कौन सा था। तो जब आप इन पे क्लिक करके सबमिट करेंगे तो किधर गया टेल वाला, इसके बाद है ये, यहाँ पे आप टेल या फोन नंबर भी दे सकते हैं। अब फोन नंबर चूंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर फॉर्मेट में हो, क्योंकि फोन नंबर में वो +92 या इस तरह का +91 कोड भी आ सकता है, तो इसलिए वो स्ट्रिंग अलाउ करता है। ये सारे के सारे, अच्छा यहाँ पे सिर्फ टाइम अलाउ करता है, और यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या है, ये सेकंड लास्ट वाला क्या है जी, यूआरएल। आपने कोई भी यूआरएल एंटर करनी है तो ये उसकी वैलिडिटी चेक करेगा कि वैलिड यूआरएल है या नहीं है। अच्छा, वैलिडिटी कैसे चेक होती है, अभी थोड़ी देर में वो भी बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये मेरे ख्याल में पूरी वो वीक और मंथ और ईयर बताता है। ये सिर्फ यहाँ पे ऊपर एक था, वो सिर्फ क्या बता रहा था, मंथ बता रहा था वो। तो खैर ये डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स हैं जिनको आप फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इन चीजों में इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैं किसी एक की मिसाल देता हूँ, बाकी सारे आप समझ जाएंगे। मैं ये सपोज करता हूँ जी कि मेरे पास इनपुट टाइप सबमिट है एक, ये बटन बनेगा आपको पता है। और दूसरा मैं कहता हूँ जी कि इनपुट टाइप दैट इज गोइंग टू बी ईमेल, ठीक। अब यहाँ एक टर्म होती है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ ना, मुझे पता है कि ये वैलिड ईमेल नहीं है, और अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये मुझे खुद ही मैसेज देगा, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। इस काम को हम क्या कहते हैं, फॉर्म वैलिडेशन। क्या कहते हैं, यानी आपने जो यूजर डाटा एंटर करेगा उसकी वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या यूजर ने वैलिड डाटा एंटर किया है या नहीं किया। क्लियर। इसी तरह यानी सबमिट का बटन देखा ना कि ये नॉर्मली वैलिडिटी काम नहीं करती, आप जितना कुछ मर्जी लिख दें, लेकिन जब तक आप इसको पता है कि ईमेल में @ साइन मस्ट है, तो अगर आप नहीं देंगे और उसके बगैर ही सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट करने ही नहीं देगा। यानी HTML5 का ये फीचर है कि फॉर्म वैलिडेशन का ये फैसिलिटी देता है और फॉर्म को सबमिट भी नहीं करने देता जब तक सारी इंफॉर्मेशन वैलिड ना हो। अच्छा, इसमें अगर मैं @ दे दूं और फिर कुछ भी दे दूं तो अब ये कोई एरर नहीं देगा और फॉर्म डेटा जो है वो सबमिट कर देगा। इसी तरह अभी आपने पढ़ा था एक इनपुट टाइप यूआरएल, तो अब अगर मैं कुछ भी दूं यहाँ पे, ऐसे ही टेक्स्ट लिख दूं ऑल फॉल, तो मुझे कहेगा प्लीज एंटर यूआरएल। यानी आपका सवाल ये हो सकता था कि टाइप्स डिफरेंट देने का क्या मकसद है, अपेरेंटली लुक वाइज तो सेम लग रही है। आप देखें, इनपुट टाइप टेक्स्ट दे तो वो भी सेम लगेगी, इनपुट टाइप ईमेल दे तो वो भी सेम लगेगी। तो ईमेल और टेक्स्ट में फिर क्या फर्क हुआ, वैलिडेशन का फर्क हुआ। अगर टाइप ईमेल देंगे तो ये वैलिड ईमेल चेक करेगा, अगर टाइप यूआरएल देंगे तो इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप यूआरएल शक्ल से अपीयरेंस से तो सेम दिख रहे हैं, फर्क क्या हुआ फिर। आप देख लें कि मैंने यूआरएल दे रहा हूं तो उसको पता है कि ये जो मैंने डाटा दिया ये वैलिड यूआरएल, अगर मैं वैलिड यूआरएल दूं तो वो कैसी हो सकती है, आपको पता है वैलिड यूआरएल, लेट मी ओपन अप द गूगल या गिटहब, तो ये एक वैलिड यूआरएल है, ठीक है। अगर मैं ये दूंगा, अभी ये कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, प्लीज एंटर वैलिड यूआरएल, अगर मैं ये दूंगा तो अब उसने वो कंप्लेन नहीं की, तो मतलब है कि मैंने क्या दिया इसमें, वैलिड यूआरएल दिया। तो ये फॉर्म वैलिडेशन किस लिए होती है, ताकि आपके बैकएंड पे अनवांटेड अननेसेसरी डेटा ना जाए, क्योंकि आपने बैकएंड को प्रोटेक्ट करना होता है, बैकएंड को सिक्योर करना होता है। दैट्स द रीजन कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स अवेलेबल हैं। और आप मजीद देखें, मैं अगर इसको कह दूं जी इनपुट टाइप यूआरएल की जगह इनपुट टाइप नंबर कह दूं, अब पहली बात तो यह है कि आप इस इनपुट में टेक्सचुअल वैल्यू एंटर ही नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप जोर लगा लें, सिर्फ क्या एंटर करेंगे, नंबर एंटर करेंगे। अब जब नंबर एंटर करेंगे तो फिर आप कह सकते हैं जी यूजर ये भी तो कर सकते हैं इतना बड़ा नंबर दे दे जो मैं चाहिए नहीं,
फॉर एग्जाम्पल आपने यूजर से स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवाने और मैक्सिमम मार्क्स है 1000, यानी जीरो और नेगेटिव मार्क्स भी नहीं एंटर कर सकता, तो आप ये रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाएंगे, यूजर को मना कैसे करेंगे कि नहीं यार तुम नेगेटिव नंबर भी एंटर नहीं कर, अभी तो देखे ना नंबर है, उसने ये नहीं कहा कि नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, अब ये नेगेटिव भी अलाउ करेगा और पॉजिटिव भी अलाउ करेगा और जितनी मर्जी लिमिट का दे दे। तो इन इनपुट टाइप्स के फॉर्म में मजीद हमें कुछ वैल्यूज मिलती हैं एडिशनल, जिनमें हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं जीरो मिन जीरो का मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी इंटर कर सकता है यूजर, जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट है जी दैट इज गोइंग टू बी 1000। तो अब आप अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आएंगे तो लेट्स सी मैं इसमें माइनस कुछ भी इंटर करूंगा और सबमिट करूंगा तो इट वुड बी कंप्लेनिंग क्या, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। क्लियर, क्योंकि मैंने वो मिन की रेंज स्पेसिफाई कर दी। अब ये माइनस हटा के अगर मैं कोई बड़ा नंबर दूं विच इज प्रोबेबली मोर देन 1000, मैं 1100 दे दूंगा, इट वुड से वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100। अगेन फॉर्म वैलिडेशन काम कैसे करती है, उसके लिए आपके पास सबमिट का बटन होना चाहिए और सारे फॉर्म एलिमेंट्स सही है, सारे टैग्स इनसाइड द फॉर्म एलिमेंट्स होने चाहिए। क्लियर हो गई बात, तो इसका मतलब ये हुआ, वैसे अगर आप एडवांस शौक रखते हैं तो मैं बता दूं, वरना मैं आगे चलूं, इसमें बहुत सारी चीजें इनोवेशंस भी बता दूं, ठीक है, अगर ना समझ आए तो छोड़ दे कोई मसला। मैं ये चाहता हूं कि यूजर एक इनपुट बॉक्स में अपना वैलिड आईडी कार्ड एंटर करे, ठीक। अब वैलिड आईडी कार्ड का मतलब ये है कि वैलिड आईडी फॉर्मेट वैलिड हो। तो मैंने यहाँ पे अगर लेट सपोज दिया एक, लेट मी सी यू, मैंने दिया जी इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब मैं CNIC वाले टेक्स्ट बॉक्स में नंबर नहीं रख सकता, क्यों, आपको पता है CNIC में डैशेज आती हैं, जैसे 37409 समथिंग डैश फिर 7 डिजिट फिर डैश फिर 1, तो इसका मतलब नंबर, अगर इसको इनपुट टाइप नंबर दूंगा तो डैशेज तो एंटर ही नहीं करने देगा, ठीक। टेक्स्ट दे देता हूं तो टेक्स्ट में तो फिर उसको छूट मिल गई, जो मर्जी लिख दे, बीच में ही नंबर लिख दे, बीच में स्ट्रिंग लिख दे, बीच में कुछ लिख दे। तो ऐसा क्या तरीका है कि ये सिर्फ CNIC के लिए नहीं है, ये किसी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर देख ले, हर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर एक खास फॉर्मेट में होता है, पहले एक नंबर होता है, ईयर होता है, फिर कोई एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नेम होता है, फिर उसके बाद कोई नंबर होता है। अब किसी भी पैटर्न को, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग, ठीक है, यानी हम क्या चाहते हैं कि जो CNIC यूजर का हो वो स्ट्रिंग ही हो, यानी टेक्स्ट ही हो, लेकिन वो टेक्स्ट एक खास फॉर्मेट को फॉलो करे, और वो फॉर्मेट ये हो, मिसाल देता हूँ, तो पहले 5 डिजिट, फिर एक हाइफन आए, फिर 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक हाइफन आए और फिर एक डिजिट, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे, और शेप भी एग्जैक्ट यही हो। यूजर सिर्फ ये एंटर करेगा तो अलाउ करो उसे फॉर्म सबमिट करना, अदरवाइज जब तक वैलिड आईडी कार्ड एंटर ना करे, ठीक। फिर अगला एक और काम, फोन नंबर। आपको पता है फोन नंबर का एक खास फॉर्मेट है पाकिस्तानी फोन नंबर का, अगर आप अमेरिका चले जाए उसका अपना एक खास फॉर्मेट है, यूके चले जाए उसका एक अपना खास फॉर्मेट है, तो आप उसके लिए भी आपको पता है कि +92 फिर कोड फिर तो ये खास फॉर्मेट एक्सेप्ट करे, तो ये सारी पैटर्न मैचिंग यहाँ हो सकती है। आप इसको सिंपली कहें इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे लिख दें PATTRN पैटर्न, और इस पैटर्न में हम वो रूल लिखेंगे जो रूल बेसिकली हमारी रिक्वायर्ड फॉर्मेट को मैच करवाएगा, मेक श्योर करेगा इसको, ठीक। तो ये जो पैटर्न मैचिंग होती है ना, इसके लिए एक पूरी लैंग्वेज है अलग, जिसको हम बोलते हैं रेजेक्स या रेगुलर एक्सप्रेशंस। आई रिपीट, ये पैटर्न मैचिंग के लिए पूरी एक अलग से लैंग्वेज है जिसे हम रेजेक्स बोलते हैं। अब मैं रेजेक्स तो पढ़ाने से रहा क्योंकि मुझे भी नहीं आती, तो आपको रेजेक्स सीखने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल क्या करें, पैटर्न लिखें यहाँ पे और गूगल पे जाके लिखें रेजेक्स फॉर CNIC, ठीक। तो ये देख लें, टेस्ट फाइंड पाकिस्तान CNIC वैलिडेशन, ये दो तरह की चीजों को मैच करेगा, यानी ये एक्सप्रेशन जो है ये आप कॉपी करें और इसको एज इट इज यहाँ आके पैटर्न में लिख दें, ठीक। ये क्या है ये आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश कर लें, मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये हमारा इस वक्त डोमेन नहीं है।
वरना मैं बता देता कि ये कैरेट सिंबल क्या शो कर रहा है, डॉलर सिंबल क्या शो कर रहा है, ये पहला स्क्वायर ब्रैकेट में क्या शो कर रहा है, करली ब्रैकेट में, ये सारा कुछ मतलब आई कैन एक्सप्लेन बट आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन बिकॉज़ दिस इज नॉट द टॉपिक। एनीवे, इसी तरह अब इस टेक्स्ट फील्ड में आप जो कुछ भी इंटर करेंगे, HTML खुद इस पैटर्न को मैच करेगा। और ये देख लें यहाँ इसने नीचे बताया हुआ है कि किस किस चीज को मैच करेगा, एक इस फॉर्मेट को मैच करेगा विद डैशेस और एक विदाउट डैशेस। लेकिन ना ये CNC 14 डिजिट का होता है ना, 13 का होता है। 5 7 12 और एक 13, 13 का होता है। पहले 5 होते हैं, दरम्यान में डैश, फिर 7 होते हैं, दरम्यान में डैश, फिर एक होता है। तो अब ये ना 13 डिजिट से ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। क्लियर? सिर्फ मैक्सिमम डैशेस और ये दोनों प्लेन फॉर्मेट में। लेट्स टेस्ट इट आउट। इधर गया मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये सबमिट से पहले तो बात नहीं शो हो रहा, ये शो हो रहा है, सॉरी। तो मेरी रिजेक्ट पैटर्न इस पे लगी हुई है ना। अगर मैं यहाँ पे ये काम कर दूं, मुझे कह रहे हैं प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ठीक। अच्छा, आप रिक्वेस्टेड फॉर्मेट अक्सर जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उसने फॉर्मेट भी दिया होता है कि कौन सा फॉर्मेट है जो वैलिड है, या राइट पे दिया होता है या इसी टेक्स्ट बॉक्स के बीच में दिया होता है। ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज मैं, अब यूजर तो नया आया है, उसको तो नहीं पता है, उसको सिर्फ इतना पता है कि इस फील्ड में क्या डालना है, हमें CNC डालना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि CNC का कौन सा फॉर्मेट डालना है। तो फिर मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे इसका एक और वो होता है, इसका एट्रीब्यूट जिसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में जो कुछ भी लिखते हैं ना आप, वो इस टेक्स्ट के अंदर शो होता है। ये देख लें, जब मैं कुछ टाइप करता हूँ एक्चुअली तो वो प्लेस होल्डर हट जाता है। तो प्लेस होल्डर इज जस्ट फॉर द हिंट, नॉर्मली इट्स फॉर द हिंट। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, किसी भी ऑनलाइन उस पर प्लेटफॉर्म को, कल भी मैं अपना पासवर्ड एक्सपोज कर चुका हूँ, अभी तक चेंज नहीं किया, पता नहीं किसी ने। ठीक है। तो ये देखें, ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सर्च गूगल और टाइप अ URL। तो ये क्या है बेसिकली, प्लेस होल्डर। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो प्लेस होल्डर हट जाता है। ये क्लिक पे हटता है, लेकिन हमारा, क्योंकि उसने कस्टमाइज किया हुआ है, हमारा क्लिक पे नहीं हटता। जब हम कुछ लिखना शुरू करते हैं तो प्लेस होल्डर हट जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली प्लेस होल्डर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी वो रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, नॉर्मली ये लिखा जाता है x x x x x। 5 दफा x का मतलब क्या है कि यहाँ 5 डिजिट्स आएंगे, कोई भी आ सकते हैं। ठीक है। फिर 7 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर डैश और एक, ये फॉर्मेट। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, कैन यू सी, अब इसे देख के पता लग जाएगा यार ये फॉर्मेट है जिसमें मैं एंटर करूंगा तभी वैलिड होगा। तो अब अगर मैं एनीथिंग लेस देन दैट रिक्वेस्टेड फॉर्मेट इज इनवैलिड, एनीथिंग दैट गोज ओवर इट स्टिल इज इनवैलिड, एनीथिंग दैट एग्जैक्ट मैचेस द 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ज्यादा तो नहीं कर दिया मैंने जोश में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वो ये कह रहा था जी कि ये दोनों को मैच करेगा। ये देखे ना, दिस वैलिडेशन इज फॉर पाकिस्तान न्यू CNIC। अच्छा ठीक है सॉरी, ये कह रहा है मैचेस ये मैच करेगा और नॉन मैचेस ये मैच नहीं करेगा। मैंने वो सही तरह से पढ़ा नहीं है भाई। ठीक है। तो अब ये सिर्फ क्या मैच करेगा कि भाई आप CNIC अपने प्रॉपर बंदे के पुत्रों वाला दो, जो एक्चुअल है आपका, शरारतें नहीं करो। तो दैट्स इट। मैं पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एनी 5 डिजिट्स, हैश, सॉरी डैश, सॉरी हाइफन, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हाइफन और फिर एक, और इट एक्सेप्ट्स दिस वन। ठीक। तो ये रिजेक्ट्स पैटर्न आप किसी भी तरह की इनपुट पे लगा सकते हैं। प्लेस होल्डर भी पता लग गया, रिजेक्ट्स पैटर्न भी पता लग गया, मिन मैक्स भी पता लग गया। अच्छा, उसको हम कहते हैं मास्किंग, इनपुट मास्किंग। वो जावास्क्रिप्ट हम इसके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अभी मैं सिर्फ वो फीचर पढ़ा रहा हूँ जो बिल्ट इन HTML दे रहा है, बिकॉज हमने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा। अब यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं नाम बता देता हूँ, कभी शौक पड़े तो ढूंढ लेना इसको। ठीक है। so that's ये जो कल उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था जी कि वो करें पासवर्ड को विजिबल और अनविजिबल, जो वो आई का एक आइकन था, जिस ये आप बात करें ना, कि पहले से ये फॉर्मेट बना हुआ मिले, आप इसको टाइप करें तो सिर्फ वही चीजें दे जो ये
दिस इज कॉल्ड इनपुट मास्किंग, ठीक है, बट दैट्स मोर ऑफ लाइक आई मीन काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, अगर हम ये देखें कि ये HTML5 सपोर्ट करता है या नहीं करता, तो वी कैन डू दैट एंड वी कैन टेस्ट इट लाइक, ये देखें मास्क इसने ये किया हुआ है जावास्क्रिप्ट में जाके, और ये इसने क्रेडिट कार्ड के लिए मास्किंग दी हुई है कि क्रेडिट कार्ड में जितने नंबर चाहिए सिर्फ उतने ही होने चाहिए, लेकिन उसके लिए उसने ये छोटा सा हैक है, मतलब आप ये यूज कर सकते हैं, बट अगेन ये थोड़ी सी आगे की चीजें हम करेंगे जब जावास्क्रिप्ट तो बता देंगे। तो ये कुछ एडिशनल चीजें थी फॉर्म से रिलेटेड। एक तो आप किसी यानी कुछ तो इसने रूल्स पहले से दिए हुए, इनपुट टाइप ईमेल कर दें, वो ईमेल को खुद ही चेक कर लेगा, इनपुट टाइप डेट दे दें, वो डेट को खुद ही चेक कर लेगा, इनपुट टाइप टाइम दे दें, वो टाइम को खुद ही चेक कर लेगा, इनपुट टाइप यूआरएल दे दें, वो यूआरएल को खुद ही चेक कर लेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वो खुद चेक नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें HTML सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो बना ही नहीं है कि पाकिस्तानी CNIC के भी रूल खुद ही दे देते। तो फिर उन्होंने एक जेनेरिक मैकेनिज्म दे दिया कि यार इससे हट के कोई भी स्ट्रिंग आपको वैलिड करवानी है तो पैटर्न दे दे, क्लियर। और ये दो पैटर्न लेना कैसे मैंने आपको बता दिया। रेजेक्स स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। अब जैसे रेजेक्स मैंने CNIC के लिए लिखा ना, रेजेक्स फॉर पाकिस्तानी फोन नंबर, फोन नंबर के लिए आप ये ले लें, ठीक है, यहां से उठाएं और यहां जाएं और ये देखें, ये पूरा रूल है, ये पैटर्न में लिख दें, ये किस किस चीज को मैच करेगा, दी अबव रेजेक्स वैलिडेट्स, ये इसको वैलिडेट करेगा, इसको करेगा, यानी प्लस के साथ +9 कोड के साथ करें वैलिडेट करेगा, सिर्फ 0300 से करें उसको भी वैलिडेट करेगा, 009 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये भी है लिखने का, +9 की जगह 0092 ये इंटरनेशनल कंट्री कोड है, ये भी वैलिड करेगा, ये भी वैलिड करेगा, ये भी वैलिड करेगा, इसके अलावा कुछ भी वैलिडेट नहीं करेगा। बहरहाल खैर जी क्या, अच्छा लेबल भी छोड़ता है, उस पर जाते हैं अभी, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब नॉर्मली जो इन्होंने बात की, जब आप यूजर के सामने फॉर्म खोलता है ना, तो उसको इन्फॉर्मेशन भी यूजर को चाहिए होती है कि यार इस फील्ड, ये फील्ड किसके लिए है। उसके दो तरीके हैं, एक तो है प्लेस होल्डर, यानी प्लेस होल्डर अगर लिखा हो तो पता लग जाता है ये टेक्स्ट फील्ड किसके लिए है, इसमें क्या मुझे एंटर करना है, ये हर केस के लिए, कुछ अगर रिक्वायर्ड हो तो यही काफी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके लिए यही काफी नहीं होता। यानी अगर मिसाल के तौर पे अगर ये प्लेस होल्डर ना देता तो मुझे क्या पता लगना है, या किसी यूजर को क्या पता लगना है कि पहले टेक्स्ट बॉक्स में क्या देना है और दूसरे में क्या देना है। एंड फॉर दैट यूजर इंफॉर्मेशन आप इनके साथ यानी हर इनपुट के साथ एक लेबल यूज कर लें, और ये लेबल बेसिकली जस्ट एक्सप्लेन्स व्हाट दिस पर्टिकुलर इनपुट इज फॉर, ये इनपुट है किसके लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहूंगा जी एंटर व्हाट इज इट कॉल एज नंबर या मार्क्स कह लें। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये ऊपर लेबल देख रहे हैं, label is obviously kind of information which conveys what does this text box, what this text box is for। अब आप एक तो प्लेस होल्डर में फॉर्मेट लिखा था ना, आप यहां लिख दें वैल्यू बिटवीन 0 to 1000 लाउड, ये जो आप कह रहे थे साथ में थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखा होता है एंटर मार्क्स वैल्यू बिटवीन 0 and 100 लाउड। इसका जवाब आप दे सकते हैं, इसका जवाब आप देना कैसे होगा, कोई और देना चाहिए। जावास्क्रिप्ट तो वो बिहेवियर डिफाइन करेगा ना, पोजीशन, एक छोटी सी डिव बनाए, इनपुट बॉक्स, वो जो बॉक्स छोटा जिसका मैसेज दिखाना चाहते हैं वो, और लेबल तीनों एक डिव में रखें। बाय डिफॉल्ट वो जो ऊपर बॉक्स है ना एरर वाला, उसको बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन दे दें, और जावास्क्रिप्ट से जो ही सबमिट पे क्लिक हो तो चेक करेंगे इफ देयर इज एन एरर इन दिस फील्ड, उसको डिस्प्ले ब्लॉक करो, वो जो इसके ऊपर शो होगा वो पोजीशन से शो होगा, ठीक। पहले कोई भी चीज डिजाइन होती है फिर उसका बिहेवियर डिसाइड होता है, ठीक है। एनीवेज आप इसकी बात कर रहे हैं गालिबन। अब आंखें खोल के नहीं देखनी, मैं नहीं अनहाइड करने वाला, ठीक। एक तो ये है ना, एक और आता है वो शायद इस पे आता है, नॉट फॉरगेट,
नहीं, ये वो क्रिएट अकाउंट में आता है मेरे ख्याल में। किधर है क्रिएट अकाउंट, किधर? ये अब पता है क्या हुआ है, इन्होंने पहले ये बॉक्स बना के ना इसको पोजीशन से यहाँ प्लेस किया हुआ है और डिफॉल्ट डिस्प्ले नन किया हुआ है, यानी डिजाइन है, डिस्प्ले नन हुआ हुआ है। अब जो ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो बैक पे एक कंडीशन लगी हुई है कि इफ द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड इज एम्प्टी देन जावास्क्रिप्ट में जाके इसको डिस्प्ले ब्लॉक करो। दिस वाज योर क्वेश्चन, बस इसको फिलहाल होल्ड पे। तो बहरहाल, तो अभी हम बेसिक फॉर्म वैलिडेशन कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी है ही बेसिक पे। तो फॉर्म के 2 लेक्चर्स होने का मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत जगहों पे रिक्वायर्ड होती है और बहुत जगहों पे ये वैलिडेशन रिक्वायर्ड होती है। इवन बाद जगहों पे तो बहुत बड़ी बड़ी कमर्शियल साइट्स पे यही वैलिडेशन लगी होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेजिक्स पैटर्न एक्सेल। बाज पे इस तरह की कस्टमाइज हुई होती है, जैसे फेसबुक है, जैसे बाकी ये कस्टमाइजेशन हुई है। ठीक है, ये हम कस्टमाइजेशन भी सीखेंगे, लेकिन फॉर नाउ यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। लेबल भी हो गया क्लियर? ठीक। अब फॉर्म डिजाइन करने का थोड़ा सा प्रॉपर तरीका एक बता देता हूँ। आप कोशिश करें कि जब भी कोई भी फॉर्म का एलिमेंट बनाए ना, मिसाल के तौर पे मैं इनपुट देता हूँ फॉर द फर्स्ट नेम, इनपुट देता हूँ किसके लिए? फॉर द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। मैं फर्स्ट नेम के लिए करता हूँ, तो मैं सबसे पहले करूंगा जी क्या, एक डिव बनाऊंगा और इस डिव को नाम दे दूंगा फॉर्म। फॉर्म के अंदर ही ऑब्वियसली, फॉर्म के अंदर ही रहने, इनपुट के जितने एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म के अंदर ही रहने हैं। ठीक है, सो मैं इसके कहते हैं जी फॉर्म कंट्रोल डिव बनी। अब एक इनपुट फील्ड में कोई भी है, मुझे 3 चीजें चेक करनी है। इसी इनपुट फील्ड का एक लेबल होगा, इस इनपुट फील्ड का एक इनपुट एलिमेंट खुद होगा, एक इसके एरर के लिए कोई वो डिव शिव होगी जो जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं। तो मैं एक इनपुट एलिमेंट के लिए कितनी चीजें स्पेसिफाई कर रहा हूँ? 3। पहली कौन सी है? लेबल। ये जो फॉर शैल में हटा रहा हूँ ना, इनके मकसद हैं, लेकिन अभी जाहिर हम एंटर नेम। दूसरी चीज इसी में क्या होती है? इनपुट एलिमेंट इटसेल्फ, और ये क्या होना है? टेक्स्ट होना है। अच्छा, मैंने आपको मिन और मैक्स तो बता दिया, नंबर्स के लिए होता है। अब जब यूजर अपना नाम एंटर करने जाए तो हो सकता है वो पूरा अपना नाम लिखे जी हाजी चौधरी मलक गुलाम दीन सरदार खान पठान वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई इतना लंबा नाम तो नहीं होना चाहिए ना। तो हम टेक्स्ट पे भी लिमिट लगा सकते हैं कि टेक्स्ट की भी मिनिमम लेंथ, या कोई ऐसा हो सकता है बंदा के जो सिर्फ अपने नाम की जगह टरखाने के लिए ए लिख दे और सबमिट कर दे। अब ये तो कोई नाम ना हो, तो हम लिमिट लगा सकते हैं जी अपने नाम में मिनिमम 3 लेटर होने चाहिए। अली इज द शॉर्टेस्ट नेम, इससे भी कोई शॉर्ट नेम है तो बता दीजिए। अली से शॉर्ट नेम तो कोई नहीं है ना, या बच्चियों का कोई नाम हो इससे भी शॉर्ट कोई नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम कहेंगे जी 3 कैरेक्टर होने चाहिए, तब वो वैलिड नाम कंसिडर होगा, और मैक्सिमम 15 कर ले या 10 कर ले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिन किसके लिए यूज होता है? नंबर के लिए। और मिन लेंथ किसके लिए यूज होता है? टेक्स्ट के लिए। तो मैं चाहता हूँ मिनिमम लेंथ कितनी हो, पता लगे ना मिन और मिन लेंथ में क्या फर्क है। और मैक्स लेंथ, अब कोई भी बंदा अपना नाम एंटर करेगा तो अभी देख लेते हैं। अच्छा, वो चेक करके देख लेते हैं। तो मैंने 2 चीजें दी, डिव बनाई, डिव के अंदर एक लेबल और एक इनपुट। अब पॉसिबल है कि जो एरर आए मैं वो एरर भी अपनी किसी डिव में, जैसे आपने कहा कि कस्टमाइज करके शो करूं, तो मैं उस डिव को भी यहाँ बना लेता हूँ और उसको क्लास क्या देता हूँ? ERROR। और इसको मैं क्या करता हूँ पॉसिबली, ताकि लाइन ब्रेक ना हो, स्पैन ही कर देता हूँ। वैसे कुछ भी कर दें आप, स्पैन डिव, क्योंकि आप डिजाइन तो खुद ही कर लेंगे। अब ये देखें कि दिस इज नाउ योर कंप्लीट। अब मैं यहां से अगर डिस्प्ले ब्लॉक हटा दूं, ठीक, गॉट इट ना। अब वो जो एरर था वो तो आपको नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन अगर एरर आएगा तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। ठीक है, और अब हो सकता है जो वो बात कर रहे थे कि जी हम यहाँ पे इसके बाद एक और लिख देते हैं जी, एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड। अब कहेंगे यार ये तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, तो आप
इस वाले पोर्शन को, क्योंकि ये हिंट है ना, इसको उठाएं और इसको लिख दें किसमें, स्मॉल का एक टैग होता है, तो ये स्मॉल का टैग भी देख लें, उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसने क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। बिल्कुल आ रहा होता है, तो आप एक और स्पैन बना लें और शी इज सेइंग समथिंग लाइक दिस। इसको तो हम डिफॉल्ट पे डिस्प्ले नन रखेंगे ना, शो तभी करेंगे जब एरर आएगा, ठीक है। तो जैसे ये कह रही है कि हम इसको उठा के यहाँ पे एक छोटी सी डिव बना लें और इसमें रख दें, ठीक। अब अगर आपने इसे डिव के इसके साथ अलाइन करना है तो वो स्टाइलिंग तो आप जिधर से मर्जी किसी को सूट कर लें, दैट्स ऑल अबाउट स्टाइल्स, ठीक है। लेकिन ये चीज आपकी ये होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ये तीन चीजें रखनी, फिर आप इसको कॉपी करें। इसका फायदा ये होगा कि आप डिव्स को स्टाइल करेंगे तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली अंदर उसका कंट्रोल हो रहा होगा। क्लियर हो गई जी बात। एक और चीज है, अक्सर एक चीज होती है, यहाँ पे एक आइकन पड़ा होता है, मिसाल के तौर पे लेट मी गूगल, वैसे मैं इतना डिटेल से फॉर्म आज तक किसी को नहीं पढ़ाया, लेकिन चले वो एक टॉपिक छेड़ ही गया तो मैंने कहा जारी रखी है। आइकन्स पे जाएं, सबसे पहले हमने इसकी क्या करनी है जी, यार पे जाएं, ये जाएं और what we have to do is do this, ये तो पता ना आप सबको, इसको चूज करें दिस, और जहां इनपुट लिखा है ना नेम, ये तरीका सबसे अच्छा है, अपनी अपनी पसंद है, इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स लाइक। इसे छोटा बड़ा कर किया जा सकता है। अब इसमें मैं ये चाहता हूं कि टाइटल, गॉट इट। अक्सर वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि वो पूरा जो मैसेज हम लिखते तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता, तो ये आई का आइकन क्या शो कर रहा है कि इस फील्ड के मुतालिक इंफॉर्मेशन किसमें है। जब आप इस आई पे हॉवर करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, नेम शुड बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग, लॉग नहीं लॉन्ग, सॉरी, हाँ वो टूल टिप है, उसके लिए भी अगेन जावास्क्रिप्ट के साथ मैनिपुलेशन, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम वो पॉपअप भी डिजाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट में जाकर, लेकिन ये देखें बजाय इसके कि वो पूरा एरर मैसेज यहाँ लिखते तो इतना लंबा वो काम ग्रो कर जाता, आपने इन्फॉर्मेशन का आइकन है तो जो भी यूजर जिसको नहीं समझ लग रही होगी ना टेक्स्ट बॉक्स में क्या एंटर करना है और क्या इसके रूल्स है, तो ये इन्फो का मतलब से पता होगा यार, इन्फो का मतलब यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो इस पे हॉवर करेगा तो क्या मिलेगा, नेम शुड बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग, सॉरी कहीं भी दे सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स से, इसलिए देते हैं टेक्स्ट बॉक्स यूजर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं लिखा जाता, टेक्स्ट बॉक्स यूजर से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लिखा जाता, गॉट इट। हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट है ना, उसे उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाना चाहिए। वैसे तो आप बादशाह है ना, कोड आपके हाथ में है, जो मर्जी कर ले, नहीं टिपिकली नहीं कह सकते ना, ये अगेन तीनों स्ट्रेटेजीज मैंने बता दी हैं, अब जो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी डिजाइन की उसके मुताबिक आप डिजाइन करेंगे, नहीं मैंने आपको कहा जी प्लेस होल्डर भी लिख सकते हैं, दैट इज अगेन एन ऑप्शन, मैंने आपको कहा जी आप इसे लेबल के साथ भी लिख सकते हैं, दैट इज अगेन एन ऑप्शन। अगर आपको लगता नहीं यार वो दोनों चीजें और ये लंबा चौड़ा काम है तो फिर आप इसको क्या कर लें, यू कर लें। तो ये किसी भी टैग में टाइटल का एट्रीब्यूट भी आप दे सकते हैं इस तरह से, ठीक होगी बात, यहाँ तक समझ आ गई, कोई मसला मसला तो नहीं है ना। तो बेसिकली आज हमने कुछ खास पढ़ा नहीं है, लेकिन जो आम पढ़ा था उसको खास बनाने की कोशिश की है। स्टाइलिंग अगेन वही सारे प्रिंसिपल्स हैं, विड्थ दें, हाइट दें, पेरेंट बनाएं, सब कुछ करें। तो उम्मीद है कि इस हफ्ते के 2 दिन हमने फॉर्म पे लगा दिए, तो टास्क भी फॉर्म से रिलेटेड होना चाहिए।
लेकिन वो जुमेरात को होगा। जुमेरात तक आपने दराज पे हाथ सीधा करना है, दराज का जो अपर पोर्शन है, टॉप सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और फॉर्म के लिए तैयार हो जाए तो जुमेरात तक बिल्कुल करवाएंगे हम, कोई एस्पेक्ट छोड़ेंगे नहीं। स्ट्रेच हो जाता है या कंप्रेस हो जाता है, नहीं, कोई इशू नहीं, आप फिलहाल उसको जारी रखें ना, कोई मसला नहीं। वीडियोस में मौजूद है वैसे। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ ना, फिर उनके क्वेश्चन की बात करें। किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके। फॉर्म लिखना कैसे है? अब जब भी आप फॉर्म बनाएंगे तो आप कोशिश करेंगे ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाएं, डायरेक्ट इनपुट बीच में ना लिखें, लेबल भी लिखें और लेबल के साथ इनपुट्स भी लिखें। अब तक एक जो चीज हमें और दिख रही है ये फॉन्ट्स हैं, तो कल जिस तरह हमने आइकन लगाए ना, इस तरह मैं आपको फॉन्ट्स लगाना भी बताऊंगा। फॉन्ट को कस्टमाइज करेंगे तो आधी लुक वैसे ही अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। अभी फॉन्ट्स की वजह से हमारी वेबसाइट की लुक थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं लग रही। जब कल मैं फॉन्ट्स, यही तरीका है बिल्कुल सेम, सिर्फ यहाँ पे जाना है आपने, फॉन्ट चूज करना है। मिसाल के तौर पे कौन सा फॉन्ट लगाना है, मैं लगाता हूँ जी मिसाल के तौर पे रोबोटो। ये इस रोबोटो को पिक करें। फिर इस रोबोटो फॉन्ट में मुख्तलिफ फैमिलीज हैं। मिसाल के तौर पे इस एक फॉन्ट की कितनी फैमिलीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि आपको पता है कि यही फॉन्ट यही होगा, लेकिन वेबसाइट पे कहीं बोल्ड हुआ होता है, कहीं लाइट हुआ होता है, कहीं थिन हुआ होता है। तो नॉर्मली उसके लिए फिर हमें फॉन्ट डिसाइड करते वक्त फॉन्ट की कितनी फैमिलीज हमें यूज करनी, ठीक। तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि मुझे ये थिन भी चाहिए, इसकी एक, ये प्लस पे क्लिक करें ऐड होती जाएगी। ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी एक लाइट 300 भी चाहिए, मुझे इसकी एक ये वाली वेरिएशन भी चाहिए, और मुझे इसकी एक ये वाली वेरिएशन भी चाहिए। ये कितनी सेलेक्ट कर ली मैंने, बता दूं? सेम सिंपल काम है, मुश्किल नहीं है। जस्ट आप जैसे गूगल फॉन्ट आइकन के लिए करते हैं ना, वैसे फॉन्ट्स पे पहले वाले टैब पे क्लिक करेंगे, जो फॉन्ट आपको चाहिए, मिसाल के तौर पे रोबोटो, आपको कैसे चूज करना है फॉन्ट ये आपको नहीं पता लगेगा, नन ऑफ योर हेडेक। किसी को फॉलो कर लें, मुझसे पूछ लें, मॉन्टेसेरेट, क्योंकि बहुत सारे फॉन्ट्स पेड भी होते हैं, मॉन्टेसेरेट, रोबोटो और 3 4 और है। तो अगेन ये फॉन्ट का डिसाइड कौन करता है पता है? जो वेबसाइट बनवा रहा होता है। जिस डिजाइनर ने आपको वेबसाइट डिजाइन करके दी होती है ना, उसने जो फॉन्ट लगाया होता है आपको वही लगाने होते हैं, इसलिए परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। तो एक बाय डिफॉल्ट वाले इतने भद्दे लग रहे हैं वो यूज नहीं करते नॉर्मली, ठीक है। लेकिन हम ऑलवेज ये करते हैं कि हम जो अपना फॉन्ट कस्टम लगाते हैं ना, उसके फॉल बैक पे डिफॉल्ट ऑप्शन रखते हैं, अगर वो फॉन्ट लोड ना हो तो फॉल बैक के तौर पे डिफॉल्ट फॉन्ट पे करो। लेकिन अगेन ये डिसीजन आप फिलहाल रोबोटो ही ट्राई करें कल तक, ठीक है। तो रोबोटो की 2 3 फैमिली मैंने कर ली। अब वो कह रहा है जी कि आप नीचे आए, और जो जो उसने फॉन्ट्स ऐड किए ना वो यहाँ दिखा दिए उसने, थिन 100, लाइट 300, रेगुलर 400, ब्लैक 900, ये सारे रोबोटो की रोबोटो फैमिली से, ठीक है। नीचे आए, जैसे हमने फॉन्ट्स के केस में किया था, उसने मुझे क्या दे दिया, लिंक दे दिया। और आप इस लिंक को यहां से करें कॉपी, कर लिया कॉपी, वापस आ जाएं अपने पेज पे जहां फॉन्ट्स लगाए हैं ना, उसके बाद ये लगा दें आप। क्लियर है जी? कोई मसला मसाइल तो नहीं? सिर्फ वो लिंक कॉपी किए और अपने हेड में आके पेस्ट कर दिए। जो लोग पूछते थे ना हेड को किस लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हेड को इन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिंकिंग चिंकिंग के लिए और बाकी रेफरेंस। अब मेरे फॉन्ट्स जो हैं वो पेज पे अप्लाई नहीं होंगे, यानी मैंने फॉन्ट्स को लिंक किया है। अब वापस जाएं आप, और वापस जाने के बाद ये CSS रूल जो है ना, इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके बॉडी का टैग लें और ये दे दें। मैं बता रहा हूँ जी कि पूरी बॉडी में फॉन्ट फैमिली क्या दो, रोबोटो और सेंस ये जो सेकंड ऑप्शन होता है ना, ये फॉल बैक ऑप्शन होता है। कल कला आपका लिंक ब्रोकन है और आपका फॉन्ट सही लोड नहीं हो रहा, तो फॉल बैक के तौर पे वो किस पे आ जाएगा, सेंस। क्लियर? मिसाल के तौर पे आपको अम्मी अपना पैसे दे के भेजती हैं बाहर सौदा लेने, जी फलां चीज ले आना, अगर वो ना मिले तो ये ले आना। तो वो ना मिले ये ले आना क्या है, फॉल बैक है, प्रायोरिटी उसको है, लेकिन वो ना मिले तो, ठीक है। तो सेंस सेरेफ जो सेकंड है, ये फॉन्ट का नेम है, समझ आई बात? अब अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे वापस, और सिर्फ इतना काम करने से, कैन यू सी दिस,
अब फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी आई मीन इट्स लुकिंग एलिगेंट, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही तो आप अपनी मतलब की पसंद कर लें, अपनी अच्छी चीज, मतलब ये पूरा शॉपिंग प्लाजा खुला हुआ है आपके सामने, गूगल फॉन्ट्स में जाएं। अगर आपको नाम नहीं आते यहाँ से पढ़ लें, रोबोटो, रोबोटो कंडेंस्ड, रोबोटो मोनो, रोबोटो स्लैब, रोबोटो फ्लेक्स, रोबोटो, ये 7 देख लें, ये इनकी शक्ल होगी ऐसी, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं जी, हमने सिर्फ रोबोटो, इसको अनचेक कर लें, वो रोबोटो लिखा था, सिर्फ रोबोटो इसीलिए दिखा रहा था, ठीक है। अब देख लें, ये आगे जी क्लाइमेट क्राइसिस 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 क्राइसिस, जो फॉन्ट आपको अच्छे लगते हैं, कोशिश करें सुजुकी नहीं बनानी, ठीक है। ये ट्रक आर्ट नहीं करना, तो बाकी काम ये कर लें, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। तो जो फॉन्ट आप चूज करें, तरीका वही है। इस पे ये देखें 7 दे रहा है, इसकी फैमिली में कितने 7 स्टाइल्स हैं, तो आप इन 7 में से भी 2-3 चूज कर लें, ये सारे 7 के 7 चूज कर लें, आपकी मर्जी। इसकी फैमिली में कितने 18, इसकी फैमिली में कितने, और ये बेसिकली फैमिली क्या है मैंने आपको बता दिया कि इसकी वेरिएशंस है। जैसे अगर आप देखें ना, ये देखें 200 में ऐसा देखेगा, 300 में ऐसा देखेगा, फिर ऐसा देखेगा, ऐसा देखेगा, ऐसा देखेगा, ठीक। फिर किसी को बहुत शौक चढ़ता है, मजीद जोश चढ़ता है, रमजान आ रहा है ना, रमजान में बड़ा नहीं करना है। जैसे मुझे रात को क्यूरियोसिटी हो यार, कि वो जो हमने उर्दू वेबसाइट बनानी हो या कुरान लिखना हो तो कैसे करते हैं। सो आप ये सारी फॉन्ट्स की गेम है बस, जो ब्यूटी में एडिशन करती है। तो मैं रात को इसको ट्राई कर रहा था, अभी तक मुझे खातर खा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मिली तो बताऊंगा आपको कि आप सिंपली ये फॉन्ट्स कैसे लिखते हैं, पढ़े। तो आप इस पे राइट क्लिक करें, ये नेटवर्क पे जाएं, यहाँ से इसके फॉन्ट्स डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, वो फॉन्ट्स काम करना शुरू हो जाएंगे। अगर आप देखें ना ये फॉन्ट्स क्या हैं, तो मैं इसे इंस्पेक्ट करूं अगर, और यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे जाऊं, तो किधर गया भाई, ये पूरी लाइन कैसे सेलेक्ट होगी। नहीं नहीं, ये कौन सा, ये वाला, नहीं नहीं बिल्कुल लोगो नहीं है, ये फॉन्ट है। आई मीन आई बीन डूइंग राइट, इसको खेलता रहा हूँ मैं रात को काफी सारा, बिकॉज मुझे एक प्रोजेक्ट में ये चाहिए था अरेबिक और उर्दू लिखना ना, तो दैट वाज प्रीटी मच लाइक दिस, हाउ डू आई डू दैट। अच्छा हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं ना, रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं इस चीज की, सबके लिए नहीं चाहिए।